बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फजल मानिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आइसोनियाज़िड के बारे में। आइसोनियाज़िड जो है ये एक एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग है, यानी जो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स होते हैं उसमें यूज़ होने वाली दवा है। जो एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स होते हैं उनको हम डिवाइड करते हैं दो फेसेस में। यानी अगर एक टीबी का पेशेंट है तो हम उसमें जितने एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स होते हैं उनको हम दो फेसेस में डिवाइड करके प्रिस्क्राइब करते हैं। पहली जो फेस होती है उसको हम इनिशियल फेस कहते हैं और दूसरी जो फेस है उसको हम कंटिन्यूएशन फेस कहते हैं। इनिशियल फेस में जो है वो आइसोनियाज़िड आता है, रिफाम्पिसिन आता है, पाराजिनामाइड आता है, थियोब्यूटोल आता है और स्ट्रिप्टोमाइसिन आता है। जबकि जो कंटिन्यूएशन फेस है उसमें दो ड्रग्स आते हैं, आइसोनियाज़िड और रिफाम्पिसिन आता है। जो इनिशियल फेस में जितने भी ड्रग्स होते हैं उसको हम प्रिस्क्राइब करते हैं 2 महीनों के लिए, और जो कंटिन्यूएशन फेस में जो ड्रग्स हैं हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं 4 महीनों के लिए। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आइसोनियाज़िड जो है ये फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग है जो कि इनिशियल फेज से बिलोंग करता है। ये जो ड्रग है ये हम अलोन किसी टीबी के पेशेंट को नहीं दे सकते हैं, ये कम्बिनेशन में देना पड़ता है। यानी जो इनिशियल फेज में बाकी जितने भी ड्रग्स है आइसोनियाज़िड के साथ, उनके साथ कम्बिनेशन में हम आइसोनियाज़िड को प्रिस्क्राइब करते हैं एक टीबी के पेशेंट के अंदर। आइसोनियाज़िड के अगर मैकेनिज्म की बात करें कि ये कैसे जिस्म में काम करता है, तो ये इनहिबिट करता है माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को, और ये कैसे करता है अब उस पर बात करते हैं। आइसोनियाज़िड जो है ये एक प्रो ड्रग है और ये कन्वर्ट हो जाता है अपनी एक्टिव फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। और ये जो एक्टिव फॉर्म होती है आइसोनियाज़िड की, ये इनहिबिट करती है दो तरह के एंजाइम्स को। पहले जो एंजाइम है हम उसको एसाइल कैरियर प्रोटीन रिडक्टेज कहते हैं, और दूसरा जो एंजाइम है हम उसको एसाइल कैरियर प्रोटीन काइनेज कहते हैं। यानी ये दो एंजाइम को जो एक्टिव फॉर्म है वो इनहिबिट करेगी। अब ये जो दो एंजाइम्स होते हैं ये माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन जब इनकी इनहिबिशन होती है तो जो माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस होती है वो नहीं हो पाती। माइकोलिक एसिड जो है ये एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल का। तो जब माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं होगी तो जो माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल की फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाएगी। कुछ इस तरह से आइसोनियाज़िड जो है वो जो माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल है उसकी फॉर्मेशन को डिस्टर्ब करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये इसका जो है बैक्टीरियोसिडल इफेक्ट है। यूजेस की अगर हम बात करें तो जितने भी जो टीबी के पेशेंट्स होते हैं, चाहे वो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, चाहे वो ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस है, चाहे वो पेरिकार्डियल ट्यूबरकुलोसिस है, चाहे वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टीबी है, उन सब में हम आइसोनियाज़िड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम साइड इफेक्ट्स की बात करें कि आइसोनियाज़िड जो है वो कौन कौन से साइड इफेक्ट्स शो करता है, तो जो पहला साइड इफेक्ट है वो है प्रिफरल न्यूरोपैथी। प्रिफरल न्यूरोपैथी से मुराद ये है कि जो आपके हाथ होंगे या जो पाँव होंगे उनकी उंगलियों में टिंगलिंग और नमनेस सेंसेशंस डेवलप होनी शुरू हो जाती है, और ये तब शुरू होती है जब हम इसका जो नॉर्मल डोज होता है उस डोज से ज़्यादा अमाउंट में देते हैं, यानी ओवर डोज करते हैं। और वो डोज क्या होती है वो हम आगे बात करेंगे। तो जब हम नॉर्मल डोज से ज़्यादा देते हैं तो फिर प्रिफरल न्यूरोपैथी होती है, और फिर इस साइड इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए हम पायरिडॉक्सिन देते हैं, यानी विटामिन B6 देते हैं, जो कि आजकल एक मशहूर ब्रांड के नाम से आता है, वाइटा-6 के नाम से टेबलेट आती है। तो इस साइड इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए हम वाइटा-6 प्रिस्क्राइब करते हैं इस तरह के पेशेंट्स को। दूसरा जो साइड इफेक्ट है वो हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस जो है वो 10 to 20% लोगों में जो है ये वाला जो साइड इफेक्ट है हेपेटाइटिस का वो देखने को मिलता है, और वो भी कुछ इस तरह के पेशेंट्स में जो कि अल्कोहलिक होते हैं, जो कि ओल्ड एज के होते हैं, या अगर फीमेल है और प्रेग्नेंट है तो इस तरह के पेशेंट्स में जो है वो हेपेटाइटिस वाला साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। अब जो हेपेटाइटिस वाला जो साइड इफेक्ट है आइसोनियाज़िड का वो पेशेंट्स कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा और साथ साथ जॉन्डिस होगा। तो जब आप इस तरह की जो ड्रग है आइसोनियाज़िड जो है एक टीबी के पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं और उस पेशेंट के अंदर नोजिया होता है, वोमिटिंग होती है या फिर जॉन्डिस डेवलप होता है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि इसमें जो हेपेटाइटिस वाला साइड इफेक्ट है आइसोनियाज़िड का वो डेवलप हुआ है। उसके अलावा जो तीसरा साइड इफेक्ट है वो है एलर्जिक रिएक्शंस, यानी स्किन एलर्जिक रिएक्शंस जो है वो भी डेवलप हो जाते हैं।
सीएनएस की टॉक्सिसिटी भी एक साइड इफेक्ट है आइसोनियाजेड के, जिसमें साइकोसिस होता है, कन्वर्जन्स होते हैं। अब बात करते हैं हम डोज के बारे में। जो आइसोनियाजिड है वो हम 5 to 10 mg पर kg पर डे के हिसाब से प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी 5 से लेकर 10 मिलीग्राम। 5 मिलीग्राम भी आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, 10 मिलीग्राम भी आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और 5 और 10 के दरमियानी कोई फिगर जो है वो भी आप एक टीबी के पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन पर केजी पर डे के हिसाब से। कहने का मकसद ये है कि डेली तकरीबन 300 mg तक आप आइसोनियाजिड जो है एक टीबी के पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन याद रहे ये कॉम्बिनेशन में देनी होती है, एलोन ये ड्रग नहीं देनी। ये मैं 2-3 मरतबा पहले भी रिपीट कर चुका हूं। अब कॉम्बिनेशन में जो फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स हैं, यानी जो इनिशियल फेस में हम टीबी के पेशेंट को देते हैं, उन सब ड्रग्स की कॉम्बिनेशन यानी उनको मिला के आइसोनियाजाइड समेत जो है वो देनी पड़ती है। उसमें आजकल रिफा 4 प्लस के नाम से जो है वो ब्रांड आए हुए हैं, जिसमें आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड और एथेम्बुटोल जो है ये 3 से 4 ड्रग्स जो है वो कॉम्बिनेशन फॉर्म में आती है, वो आपने प्रिस्क्राइब करने होते हैं। और अगर हम इसके फार्मेकोकाइनेटिक्स की बात करें कि ये ड्रग कहाँ मेटाबोलाइज होता है, कहाँ एब्जॉर्ब होता है, कहाँ एक्सक्रीट होता है, तो जो आइसोनियाजिड है ये एब्जॉर्ब्ड होता है इंटेस्टाइन के अंदर, मेटाबोलाइज होता है लिवर में और एक्सक्रीट कर जाता है थ्रू यूरिन। और प्लाज्मा हाफ लाइफ की अगर बात की जाए तो 1 घंटे से लेकर 3 घंटे तक जो है वो आइसोनियाजिड की प्लाज्मा हाफ लाइफ है। सो ये सारी बातें थी आइसोनियाजिड के बारे में। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। थैंक यू।